ठीक है भाई, तो सब तो क्लियर है। हाँ हेलो भाई, तो कैसे हो आप सब। टॉपर प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ना है कि गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होती है और कहाँ बनती है, कब कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, ये सब के बारे में आज चर्चा करना है। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब क्या है, उसके बाद देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट लग जाते हैं जो काम में आए हैं। ठीक है, चलिए तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, चलिए प्रतिबिंब के बारे में तो चर्चा कर चुके हैं। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे और कैसे रहते हैं। तो चलिए प्रतिबिंब बनने से पहले हम अवतल दर्पण को एक फिगर छाप के बता देते हैं। अवतल दर्पण था क्या, तो जिसका जो है प्रवर्तक सतह क्या होता है, जिसका प्रवर्तक सतह जो होता है वो धंसा हुआ होता है और जिसको बाहर से कलाई करके बनाया जाता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। देख सकते हैं भाई क्या धांसू फिगर बना है यहाँ पे अवतल दर्पण का। ठीक है, बता दें कि यहाँ पे इसको बोलते हैं पी ध्रुव पोल। ठीक है, और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और जो वक्रता केंद्र से जो इधर होता है ये जो एरिया कहलाता है वो अनंत का होता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या होता है भाई, फोकस। ठीक है, फोकस, और ये जो है अनंत है। तो हम देखते हैं कि अवतल दर्पण के सामने जो है कितने जगह पे हम रख सकते हैं वस्तु को और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। तो हम देखेंगे कि वस्तु की स्थिति जो होती है अवतल दर्पण के सामने वो हम 6 जगह पे रख सकते हैं। 6 जगह पे हम रख सकते हैं स्थिति। कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं भाई, तो देखिए सबसे पहला तो है पहला कि हम लोग अनंत पे रख सकते हैं। कहाँ, अनंत पे। पहला कि हम लोग अनंत पे रख सकते हैं। दूसरा कहाँ रख सकते हैं, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं। ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में दूसरा रख सकते हैं। तीसरा स्थिति की वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ही रख सकते हैं। तीसरा कहाँ, तो वक्रता केंद्र पर ही। और चौथा कहाँ, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख सकते हैं। कहाँ पे भाई, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रह सकते हैं। ठीक है, अगर पांचवा देखें तो फोकस पे रख सकते हैं। पांचवा कहाँ पे रख सकते हैं, फोकस पे। और छठा हम रख सकते हैं कहाँ पे, तो फोकस और ध्रुव के बीच में। छठा कहाँ रख सकते हैं भाई, फोकस और ध्रुव के बीच में। आप लोग समझ गए होंगे कि जो है अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को 6 जगहों पे रख सकते हैं। कितने जगहों पे रख सकते हैं भाई, तो 6 जगहों पे रख सकते हैं। आप देख भी सकते हैं कि 6 6 कौन कौन सी जगह है। तो पहला अनंत पे, और दूसरा देखेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अगर तीसरा की बात करें तो वक्रता केंद्र पे, और चौथा बात करें तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवा बात करें तो फोकस पे, पांचवा नंबर पे। ठीक है, और छठा जो है फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को अनंत पर रखें तो कहाँ बनेगा। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या देख लेते हैं यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या देख लेते हैं यहाँ पे। हम देख लीजिए कि प्रतिबिंब बनने से पहले हमको कुछ चीजों जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम वस्तु को जो रखेंगे, वस्तु को वस्तु को हमेशा हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है भाई, बाईं ओर रखा जाता है। अगर बात करें तो वस्तु को हमेशा जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, चाहे वो कोई भी दर्पण हो। ठीक है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, हमेशा जो वस्तु को रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, तो दर्पण के बाईं ओर। देखिए दर्पण के बाईं ओर किधर है, देखिए ये हो गया दर्पण। दर्पण का इधर वाला जो एरिया है उसको हम राइट साइड बोलेंगे, और इधर वाला जो है लेफ्ट साइड, यानी कि दायां, ये दायां तरफ हो गया और ये बायां तरफ हो गया। कहाँ हो गया भाई, ये दायां तरफ, ये बायां तरफ। तो हमेशा जो है वस्तु को हमेशा कहाँ, तो दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, जो कि छो जो हम रखे स्थिति वो किस तरफ है भाई, तो बाईं ओर तो है। चलिए पहला क्लियर हो गया कि वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं, तो बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, बाईं ओर रखते हैं। इससे प्रतिबिंब बनने से पहले एक चीज थोड़ा सा और ध्यान में, हम इसका टेलर दिखा देते हैं। ठीक है, टेलर क्या होता है कि जो सभी दर्पण में यानी उत्तल और अवतल दोनों में, समतल में भी फॉलो करता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, एक होता है अनंत। चलिए तीन चीज देख लेते हैं कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा वस्तु लिख देते हैं भाई, यहाँ पे वस्तु और यहाँ पे होता है आपका प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति और ये प्रतिबिंब की स्थिति।
क्या होता है। चलिए, ये टेलर है भाई, ये तो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये बता दे रहे हैं ताकि ये दिमाग में नोट हो जाता है एक बार टेलर। अब अब ऐसे भी देखते हैं कि पहले फिल्म आने से पहले उसका टेलर। तो बता दें कि वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, तो इसमें हम दो तीन को देखेंगे जो कि सब में फॉलो करेगा, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी। तो चलिए इसको देखते हैं। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर है, कहाँ है भाई? अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर ही हमेशा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, ठीक है। अगर बात करेंगे फोकस पे, अगर वस्तु की स्थिति फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, ठीक है भाई। कहाँ बनेगा भाई? अनंत पर। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में फॉलो करेगा, ठीक है। यदि, और ये देखिए अगर वक्रता केंद्र पर है, अवतल दर्पण में देखा जाए तो वक्रता पे देखिए, ये फोकस पर तो हम रखते नहीं है उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण में भी देखेंगे तो ये अवतल दर्पण में स्थिति देखेंगे, ये हमेशा सेम रहता है कि अगर अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और यदि फोकस पर वस्तु है तो अनंत पर बनेगा, यदि वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये दर्पण और लेंस दोनों में फॉलो करती है, ठीक है भाई। तो चलिए ये तीन को आप लोग देखिए, दिमाग में थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं भी नोट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे, ये हम थोड़ा सा टेलर के लिए बता दिए थे कि वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अगर फोकस पर होगी वस्तु की स्थिति तो प्रतिबिंब कहाँ होगा? अनंत पर। और वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु होगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। चलिए तो बारी बारी से देख लेते हैं। और ये एक चीज बता दी कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, यदि अगर प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो वस्तु को सबसे पहले रखा कहाँ जाता है? तो दर्पण के बाईं ओर। और अवतल दर्पण में हम 6 जगहों पे वस्तु को रख सकते हैं। पहला अनंत पर, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा देखा जाए तो वक्रता केंद्र और फोकस पर, और पांचवा देखा जाए तो फोकस पर, और छठा की बात करें तो फोकस और ध्रुव के बीच में। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कहाँ से? हम लोग अनंत से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से भाई? अनंत से स्टार्ट करते हैं, अनंत से। तो यहाँ देख लेते हैं कि जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, अनंत पर हो, पहला सिचुएशन, ठीक है, ये पहला है कि पहला में हम देखेंगे कि जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पर हो। चलिए इसको हम मिटाते हैं। और जब वस्तु अनंत पर होती है तब क्या होता है? चलिए, तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो क्या होती है भाई? देख लेते हैं। अनंत से होगी दूर से, तो आने वाली किरणें जो होगी क्या होगी? अनंत से आने वाली किरणें क्या होती है? ठीक है, इसको अच्छा से थोड़ा बना दे रहे हैं भाई। ये रहा, ठीक है, ये बना। तो कुछ इस प्रकार से फिगर होती है क्या, कि जब वस्तु अनंत से, कहाँ से आ रही है? अनंत, अनंत पर हो तो वस्तु से जो निकलने वाली किरणें जो होती है, यानी जो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें होती है, ये जो वो समानांतर होती है और फिर दर्पण से प्रवर्तन होती है। प्रवर्तन के बाद जो है कहाँ पे? तो फोकस पर ये प्रतिबिंब बनाती है। कहाँ पे बनाती है भाई? तो फोकस पे ये प्रतिबिंब का निर्माण करती है। यहाँ पे ये फोकस हो गया, तो फोकस पे प्रतिबिंब का निर्माण करती है। तो क्या हम देखें कि जब वस्तु अनंत पर होता है, कहाँ पे? अनंत पर होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई? प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पर। प्रतिबिंब फोकस पर, फोकस पर, फोकस पर कैसा बनता है भाई? देखिए, जो ये था ऊपर और प्रतिबिंब यानी वस्तु था ऊपर और प्रतिबिंब बन रहा है नीचे, यानी कि वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा भाई? वास्तविक बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा बहुत छोटा बनेगा। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा था, और जब कोई अनंत से आ रही है किरणें और जब फोकस पर बनाएंगे तो बहुत छोटा बनेगा,
उल्टा तथा बहुत छोटा। क्या होगा भाई? बहुत छोटा बनेगा। चलिए तो देख लेते हैं क्या कि जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पे हो, जब वस्तु अनंत पर होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ठीक है। और बहुत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है भाई। वास्तविक और उल्टा बनता है। सब देखो, देखिए सॉरी, अवतल दर्पण द्वारा जितना भी प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण द्वारा जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वास्तविक और उल्टा ही होगा, सिर्फ एक को छोड़ा करके। लास्ट में जब देखेंगे कि P और F के बीच में सिर्फ रखेंगे तो दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो सब में वास्तविक उल्टा ही बनेगा सब। यानी वास्तविक उल्टा कहने का मतलब कि ये लाइन से नीचे ही बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए तो दूसरा देख लेते हैं। पहला जब वस्तु अनंत पर, यानी कि हम अनंत वाला देख लिए हैं। अब दूसरा कहाँ पे रखना है भाई? तो दूसरा रखना है हमको कहाँ पे? अनंत और फोकस के बीच में। चलिए इसको देख लेते हैं। अनंत और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका फिगर भी आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो वस्तु कहाँ पे? अनंत और फोकस के बीच में रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं। ये हो गया वस्तु। ए और बी इसका नाम दे देते हैं कि ये वस्तु है। और यहाँ से निकला यानी मुख अक्ष के समानांतर जब कोई किरणें जाती है, मुख अक्ष के समानांतर जब कोई किरणें जाती है तो ये पहले हम पढ़ा चुके हैं कि जब कोई मुख अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें जो है दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? तो फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है भाई? फोकस से होकर गुजरती है। तो दूसरा स्थिति में हम क्या यहाँ पे लिखेंगे कि जब वस्तु कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। कहाँ पे हो? अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में हो, सी के बीच हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ कहाँ? चलिए देख लेते हैं। तो जब वस्तु कहाँ पे हो? वक्रता के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो वस्तु का निर्माण कैसे होगा? चलिए देख लेते हैं। एक तो गुजरा दिए हम कैसे कि ये जो वस्तु है इससे निकलने वाली किरणें गई और दर्पण से प्रवर्तन के बाद समानांतर मुख अक्ष गई तो फोकस से होकर गुजरी। और दूसरा हम देखेंगे तो यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर गुजराना होगा, ठीक है। तो वक्रता केंद्र ये भी पढ़े हैं कि जब किसी भी किरण को हम वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं, कि किसी भी किरण को वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं, वक्रता केंद्र से होकर, तो वो पुनः वक्रता केंद्र से ही वो परिवर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, यानी वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाएगी? गुजर जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, यानी वक्रता केंद्र से इसको एक किरण यहाँ लेके जाते हैं, ठीक है। सीधा नहीं गया भाई, ये थोड़ा सा बोर्ड है ना तो इसलिए सीधा नहीं जा पाता है। तो यही किरण इधर भी जाएगी और यही किरण लौट भी जाएगी, यानी जाएगी और लौटेगी भी, ठीक है। तो इसका निर्माण कहाँ हुआ? देखिए जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत और वक्रता, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ए बी। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो वस्तु का निर्माण जो होगा, देखिए यहाँ पे जहाँ पे कटेगा ये दोनों वहीं पे निर्माण होता है, यानी कि इसका निर्माण जो हो गया, ये ए बी था तो इसको हम ए डैश बी डैश मान लेते हैं, यानी ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है यहाँ पे नीचे आकर। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होता है? प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यानी सी तथा एफ। सी मतलब वक्रता केंद्र और एफ मतलब फोकस के बीच। फोकस के क्या? तो बीच होता है, फोकस के बीच होता है। और क्या होता है? वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा तथा, वास्तविक उल्टा तथा क्या बनता है भाई? तो छोटा बनता है। क्या बनता है भाई? छोटा बनता है। तो अब देख लिए दूसरा स्थिति भी देख लिए था। दूसरा स्थिति, पहला नहीं दूसरा, क्या देख लिए कि जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कैसा बनता है? तो कैसा बनता है भाई? के बीच में वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। चलिए अब तीसरा स्थिति में कहाँ पे देखेंगे? तो तीसरा स्थिति वक्रता केंद्र पर ही देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे तीसरा स्थिति? तीसरा स्थिति यहाँ पे कर देते हैं। तीसरा में जब वस्तु कहाँ पे हो? जब वस्तु सी पर हो। तो ये बताए थे थोड़ा देर पहले कि जब वस्तु सी पर हो तो इसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब
कहाँ बनेगा भाई? सी पर। तो इसका प्रतिबिंब सी पर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? तो ये वास्तविक बनेगा, अभी जस्ट देख लेते हैं। वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा? उल्टा भी बनेगा। और कैसा बनेगा? जब सी पर ही है और सी पर बनेगा तो बराबर है, ये तो जाहिर सी बात है कि बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? तो वस्तु के साइज का ही बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए ये रहा, ये है वक्रता केंद्र, ये इसको मान लेते हैं फोकस। ये है अनंत। जब वस्तु हो कहाँ पे? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु है तो इसे निकलने वाली किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगी। और एक जो है कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस से होकर गुजराते हैं। एक कहाँ से होकर? फोकस से गुजराते हैं। तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहाँ पे? ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है लाइन, इसको फिर से बता दे रहे हैं। ये रहा सीधा आपका। ठीक है, तो देखिए कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर ही बना। ए बी था, तो ऊपर में कर देंगे ए डैश और नीचे में बी डैश। ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। क्या हुआ? जब वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं? तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनता है? तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पे बनता है भाई? तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा? जब वक्रता केंद्र पर ही, तो देखिए ये भी जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का भी निर्माण होगा। यानी कि सी पर रखेंगे अगर वस्तु को तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, लेकिन वास्तविक उल्टा तो होगा ही, क्योंकि ये लाइन के देखिए नीचे है, वस्तु ऊपर था और प्रतिबिंब नीचे है, तो ये तो उल्टा हो गया। ठीक है, लेकिन ये कैसा बनेगा? तो वस्तु के बराबर बनेगा। तो जब वस्तु को, तीसरा कंडीशन में, जब वस्तु को हम सी पर रखते हैं, कहाँ पे? वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, तथा वस्तु के बराबर बनता है, यानी वस्तु के समान साइज का बनता है। ठीक है, तीन कंडीशन देख लिया। चौथा कंडीशन में क्या भाई? चौथा कंडीशन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है चौथा कंडीशन। तो चौथा कंडीशन अभी सी पे रखें तो अभी सी और एफ के बीच में रखेंगे। अनंत पे रखें, अनंत और सी के बीच में रखें। सी पर रखें तो अभी सी और एफ के बीच में रखते हैं। चलिए सी, जब वस्तु सी और, यानी सी मतलब वक्रता केंद्र और एफ मतलब फोकस के बीच में होता है। कहाँ पे हो? बीच। जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो। ठीक है, चलिए तो इसका प्रतिबिंब देख लेते हैं कैसे बनेगा। चलिए इसका भी देख लेते हैं। ये मान लेते हैं वक्रता केंद्र, ये है फोकस और ये है अनंत। ठीक है, अब तीसरा कहाँ पे रखना है? तो सी और एफ के बीच में रखना है। तो थोड़ा सा इसका सी और एफ के बीच में रख लेते हैं। सी और एफ के बीच में रख लेते हैं। तो कहाँ पे बनेगा भाई? तो एक तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, टेढ़ा हो गया थोड़ा। और ठीक तो है। थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको। अब ये यहाँ से जाके यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और एक है जो हमको गुजारना है कहाँ से? थोड़ा सा वक्रता केंद्र को और पीछे ले लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से जाएगी और कटेगी यहाँ पे। ये यानी यहाँ कटेंगे, ये इस प्रकार से। और इसको और बढ़ा देते हैं तो अनंत, और यहाँ बन गया प्रतिबिंब। अगर ये ए बी है तो ये बन जाएगा ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब है। तो चलिए चौथा स्थिति में देख लिए कि जब वस्तु को हम लोग सी और एफ के बीच में रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं? सी
और एफ के बीच में रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, सी और अनंत के बीच में होता है। चलिए, तो वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण क्या होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई, प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में, सी के बीच में, ठीक है, नीचे है तो उल्टा और वास्तविक उल्टा तो होगा ही, वास्तविक है, वास्तविक उल्टा, तथा तथा देखिए वस्तु छोटा था और प्रतिबिंब बड़ा बना है, तो वस्तु प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, वस्तु से वस्तु से बड़ा बनेगा भाई, कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो चौथा स्थिति भी हम लोग देख लिए, चौथा स्थिति में क्या देखें, चौथा स्थिति में हम लोग क्या देखें, ये देखें कि जब वस्तु हम लोग कहाँ कहाँ पे रखते हैं, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ पे निर्माण होता है, तो प्रतिबिंब होता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में निर्माण होता है, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये चौथा कंडीशन था, ठीक है। अगर आप देखें तो प्रतिबिंब का जो निर्माण हो रहा है, तो सबसे पहले जहाँ वस्तु रखते हैं तो वस्तु से एक किरण जाता है, ठीक है, अपतित होता है, उसके बाद प्रवर्तित होता है, और ज्यादातर मैक्सिमम केस में देखें तो वक्रता केंद्र से हमको गुजराना होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र से। सिर्फ तीसरा कंडीशन में अगर वस्तु सी पर हो तो इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक किरण को हम लोग फोकस से होकर गुजरवाते हैं, कहाँ से भाई, तो फोकस से होकर। तो सभी स्थिति में हम लोग वक्रता केंद्र से होकर, पहला जो वस्तु से निकलने वाली किरण होगी और दूसरा जो हम लोग कहाँ से गुजराएंगे, तो वक्रता केंद्र से, तब जाकर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो चौथा स्थिति में देख ले कि वस्तु छोटा था, प्रतिबिंब बड़ा बना है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। चौथा कंडीशन में हम लोग देख लिए, चौथा कंडीशन था ना, चौथा कंडीशन था ये, ठीक है, चौथा कंडीशन में क्या था कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए अब पांचवा स्थिति देख लेते हैं कि पांचवा में क्या कहता है। चलिए पांचवा तो इसके बीच में देख लेते हैं, तो अब फोकस पर पांचवा स्थिति क्या होगा कि जब वस्तु कहाँ पे हो, तो जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर, ठीक है, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, जब वस्तु कहाँ पे फोकस पर हो, तो जब वस्तु कहाँ पे हो भाई, जब वस्तु हो फोकस पर, ये रहा फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया अनंत। तो चलिए जब वस्तु कहाँ पर होता है, फोकस पर होता है, जब वस्तु फोकस पर होता है और एक जो है वक्रता केंद्र से होकर हम गुजराएंगे, ठीक है, तो ये आपस में समानांतर परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि जब वस्तु फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है अनंत पर होता है, कहाँ पर होता है, प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अनंत पर होगा, तो ये छोटा सा पॉइंट का जो है, ये छोटा, ये इतना बड़ा जो है, जब अनंत पर होगा तो बहुत बड़ा बनेगा। जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये पहले भी हम थोड़ा सा टेलर में भी चर्चा किए थे इसको। तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, कहाँ पे, अनंत। चलिए तो पांचवा स्थिति में कहा था कि जब वस्तु जो है एफ पर हो, कहाँ हो, पांचवा स्थिति देख लेते हैं कि जब वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर बनेगा, कहाँ पे, देख लिए, अनंत पर बनेगा, ये जो है अनंत पर बनेगा, क्योंकि ये जो समानांतर किरणें हो जाती है दर्पण से, देखिए वस्तु यहाँ पे था फोकस पर और फोकस से आपतित हुआ कोई किरण, तो प्रवर्तित, जब समानांतर मुख अक्ष के तो फोकस से ही गुजरेगा, और एक जिसको हम लोग वक्रता केंद्र से होकर गुजरा है, तो देखिए जो प्रतिबिंब फोकस पर रहता है वो हमेशा अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ, अनंत पर बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा भाई, वास्तविक उल्टा बनेगा। और जब कोई वस्तु फोकस पर हो और अनंत पर बने तो बहुत बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा भाई, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया पांचवा स्थिति की जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। इतना क्लियर है। तो अब छठा स्थिति की ओर चलते हैं कि पी और एफ के बीच में वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि पी और एफ के बीच में हम वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा, छठा स्थिति। चलिए छठा स्थिति में क्या लिख लेते हैं कि जब वस्तु एफ, जब वस्तु एफ तथा पी के बीच हो, एफ तथा पी के बीच में हो, एफ तथा किसके बीच में हो, पी के बीच में हो, ठीक है, पी के बीच में हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चलिए देख लेते हैं।
तो वस्तु को हम लोग रख देते हैं P तथा F के बीच में। ये रहा, इसको मान लेते हैं फोकस, इसको मान लेते हैं वक्रता केंद्र। और अगर बात करें तो कहाँ पे रखना है हम लोग को, P और F के बीच में रखना है, ठीक है, P और F के बीच में रखना है। तो थोड़ा सा इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, तो इसको पीछे नीचे कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं इस प्रकार से। ये रहा P, ये रहा F, ये रहा C, ये रहा अनंत, ठीक है। छठा स्थिति में जब वस्तु F तथा P के बीच में, यानी F यहाँ पे और P यहाँ है, यानी इन दोनों के बीच में हो, तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, सबसे पहले ऐसे जाएगा, फिर ये फोकस से होकर गुजरेगा, तो इसको हम डॉट डॉट से आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। और एक वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी हमारा। ये भी कनेक्ट रहना चाहिए भाई। ये इस प्रकार से जाएगी, और देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कट जा रही है दोनों, जहाँ पे कटती है वहीं पे होता है प्रतिबिंब का निर्माण। अगर प्रतिबिंब ए बी है, ए बी है, तो ए डैश और बी डैश ये प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। देखिए अभी वस्तु का सीधा लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल सीधा लग रहा है। वस्तु छोटा है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा है, ठीक है। तो जब वस्तु ए तथा पी के बीच में होता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई, दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक बनता है, सॉरी ये नहीं, वास्तविक नहीं बनेगा, क्योंकि ये डॉट 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 यानी पीछे बन रहा है, ये आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी या काल्पनिक भाई, आभासी और काल्पनिक में डॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आभासी और काल्पनिक दोनों सेम ही होता है। आभासी मतलब आभास करना, काल्पनिक मतलब कल्पना करना, यानी दोनों सेम चीज होता है। आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक दोनों एक ही प्रतिबिंब होता है, ठीक ना, तो ये अलग अलग नहीं होता है। तो आभासी बनेगा, कैसा बनेगा भाई, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है, सीधा, तथा वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो देखिए अवतल दर्पण में 6 स्थिति हम लोग देख लिए। छठा क्या था कि जब वस्तु को F तथा P के बीच में रखते हैं, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, F तथा P के बीच में रखते हैं, तो दर्पण के पीछे वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वस्तु के दर्पण के पीछे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कैसा होता है, तो आभासी होता है, सीधा होता है, और वस्तु से बड़ा होता है। 6 स्थिति देख ली हम लोग, 6 स्थिति देख ली, और भी देखते हैं कि अब उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो सब ओवरऑल अगर देखा जाए तो अवतल दर्पण में एक पॉइंट अगर है, अवतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण में आप देखें कि कौन कौन प्रतिबिंब बना, बताइए। तो अवतल दर्पण में आप देखें कि इसमें वास्तविक भी बना, वास्तविक प्रतिबिंब भी बना, वास्तविक उल्टा बना। इसमें देखें तो आभासी सीधा भी बना, आभासी सीधा प्रतिबिंब भी बना, ठीक है। अब देखें तो वस्तु से बड़ा भी बना, ठीक है। अब देखें तो वस्तु से छोटा भी बना, अब देखें तो वस्तु के बराबर भी बना, बराबर, ठीक है। तो यानी कि सभी प्रकार के प्रतिबिंब इसमें बना, वास्तविक बनवे किया, आभासी, बड़ा, छोटा, बराबर। तो क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि किस दर्पण द्वारा वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, और वस्तु के बराबर। ये तीनों प्रकार के जो है ये प्रतिबिंब बनता है, किसमें, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो हो गया। अब इसके लिए अब उत्तल दर्पण, अब अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हम लोग देख लिए, अब उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब देखेंगे। चलिए, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब देखेंगे। ये अवतल दर्पण है, तो हेडिंग सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं, क्या, उत्तल दर्पण, उत्तल, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब।
तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण के सामने हम दो ही पहले तो वस्तु को बाईं ओर रखेंगे, तो उत्तल दर्पण का निर्माण कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण होता क्या है। तो जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है। देखिए इसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ है और अंदर से कलाई करके बनाया जाता है, ठीक है, अंदर से कलाई करके बनाया जाता है। तो इसका जो है फोकस ये साइड होगा, वक्रता केंद्र ये साइड होगा। अनंत आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी अनंत, तो इधर भी होगा अनंत, इधर भी होगा, ठीक है। तो ये अनंत हो जाता है, यहाँ पे पोल हो जाता है, ध्रुव जिसको बोलते हैं पी, ठीक है, पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी। तो इसमें हमारे उत्तल दर्पण में देखें तो दो ही तरह से, हम दो ही जगह पे हम वस्तु को रख सकते हैं, चाहे तो हम अनंत पे रख सकते हैं, चाहे अनंत और पी के बीच में रख सकते हैं। देखिए हम पहले ही प्रतिबिंब बनाने से पहले हम देखे थे कि वस्तु को जब भी रखा जाता है वो दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। देखिए और बाईं ओर देखा जाए तो दो ही स्थिति बनती है यहाँ पे, एक तो है अनंत पे रख सकते हैं और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं बारी बारी से कि दो स्थिति में क्या होगा। तो पहला हम देख लेते हैं किस पे, कि अनंत पे रखते हैं। पहला कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब तो फोकस पर बनता है, तो पता है हम लोग को, थोड़ा सा टेलर देखें थे। चलिए इसको हम बनाते हैं फोकस पे कैसे बनता है। जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से परिवर्तित प्रवर्तित कर देगा, जिसको डॉट 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 से ये फोकस से होकर गुजरेगा। कोई भी जब मुख अक्ष के समानांतर कोई भी किरण जाती है और दर्पण से प्रवर्तित होती है तो वो फोकस होकर गुजरती है। तो ये हम डॉट 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 एक कल्पना कर रहे हैं कि ये फोकस होकर गुजरती है ना, तो ये तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देती है, प्रवर्तित कर देती है, ठीक है। तो इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। और जब वस्तु अनंत पर होता है तो कहाँ से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए तो एक हम कहाँ से ले लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं यहाँ वक्रता केंद्र से। देखिए तो यहाँ पे हम रख देते हैं फोकस, यहीं पे रख देते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब बन गया। कहाँ पे, इसको थोड़ा अच्छा से कर देते हैं। वक्रता केंद्र से नहीं, पीछे मिला देते हैं। चलिए ये हुआ। और एक हम डायरेक्ट मिला सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इस प्रकार से आभास किया जाता है, डॉट 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 डॉट। तो ये अनंत पर बनेगा, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर है तो वस्तु फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर, ठीक है। कैसा बनेगा भाई, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। कहाँ पे, तो हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगा, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा, ठीक है। चलिए तो देख लिए कि वस्तु को अगर हम उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं, तो अनंत पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है। वस्तु से छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। हमेशा उत्तल दर्पण में हमेशा जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा ही बनेगा, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं क्या, जब वस्तु को, दूसरा स्थिति में हम देख लेते हैं कि जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाए तो अनंत और फोकस के बीच में हो। दूसरा में कहो तो जब वस्तु अनंत और फोकस के, फोकस के बीच में हो, फोकस के बीच में
हो, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि अनंत और फोकस के बीच में हो तो कैसा बनेगा। फोकस के बीच में हो, इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। ये रहा अनंत और फोकस के बीच में, ये इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। और एक है वक्रता केंद्र। डॉट 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 के रूप में हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये लाइन डॉट 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 के रूप में पीछे जाएगी, दर्पण से पीछे जाते हैं। देखिए अनंत और फोकस के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में, सॉरी अनंत और फोकस नहीं यहाँ पे है, अनंत और ध्रुव के बीच में। इसके लिए सॉरी, अनंत और ध्रुव के बीच में पहला स्थिति था अनंत पे और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। अगर ये ए बी है तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है, पी और एफ के बीच में ये कौन क्या है, तो एफ है और ये वक्रता केंद्र है। तो पी और एफ के बीच में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में, बीच में आभासी, आभासी सीधा तथा छोटा बनता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा भाई कि आभासी सीधा और छोटा होता है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें अगर जिस प्रकार से, तो इसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में अगर देखा जाए, उत्तल दर्पण में तो आप पाएंगे कि हमेशा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है, कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। आभासी और सीधा होता है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है क्या, तो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कभी नहीं बनता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा, वस्तु से छोटा, बड़ा इसमें नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है, तो बड़ा इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता। और इसमें हमेशा वस्तु से छोटा होता है, वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब इसमें नहीं बनता है, ठीक है। न बराबर, न बड़ा, न वास्तविक, इसमें सिर्फ आभासी, सीधा और छोटा। यानी उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, सीधा और छोटा होता है, आभासी, सीधा और छोटा होता है, ठीक है। तो हम लोग अवतल दर्पण देख लें कि अवतल दर्पण में तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि छोटा भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो उसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम लोग देख लिए। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, ठीक है। चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग है क्या, कहाँ कहाँ होता है। चलिए, तो पहला देखते हैं कि आप लोग सब जानते हैं कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण इसको हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण, जिसको हम लोग दाढ़ी बनाने में कह सकते हैं कि दाढ़ी बनाने में किया जाता है, यानी कि हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। अगर देखा जाए तो गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट, हेडलाइट तथा सर्च लाइट, सर्च लाइट और टॉर्च में भी किया जाता है। और किसमें, टॉर्च में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखा जाए तो इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है, तो देखा जाएगा सौर भट्ठी में। क्या, सौर भट्ठी में, क्योंकि ये जो है किरणों को एक बिंदु पर कर लेता है, सूर्य से जो है आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है, यानी एक बिंदु पे जमा कर देता है, जिसके कारण उसमें ज्यादा उत्पन्न ऊष्मा होता है। ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए तो सौर भट्ठी में प्रयोग किया जाता है, सौर भट्ठी में। और भी देखा जाए, चौथा देखा जाए तो सोलर कुकर में भी किया जाता है, सोलर कुकर से
खाना बनाने में, सोलर कुकर से खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। और देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट में अगर देखा जाए तो 5 में है कि इसका डॉक्टर भी प्रयोग करता है। डॉक्टर जो है नाक, कान, गला इत्यादि के जांच के लिए ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग इतना ही था भाई। क्या था? तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या था? तो हजामती दर्पण, यानी हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है दाढ़ी बनाते समय, ताकि फेस जो है वो बड़ा लौके, ताकि काट पीट मतलब काट छाट ना हो, ठीक है। दूसरा देखा तो गाड़ी की हेडलाइट में, अगर गाड़ी का हेडलाइट क्या होता है तो गाड़ी का जो सबसे कोई भी गाड़ी लेते हैं तो उसके आगे देखते हैं कि एक लाइट लगा हुआ रहता है, उसी को हम लोग हेडलाइट कहते हैं। उसको हेडलाइट में, तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर तीसरा देखें तो सौर भट्ठी में, क्या सौर भट्ठी में प्रयोग किया जाता है। और अगर चौथा देखा जाए तो सोलर कुकर में, खाना बनाने में सोलर कुकर से, सोलर कुकर आता है तो सोलर कुकर में क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती है और ऊपर में जो कुकर के ऊपर सोलर लगा हुआ होता है और सूर्य से उस पर जब प्रकाश की किरणें बनती है तो उससे उष्मा उत्पन्न होता है और उसी उष्मा से खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी सोलर कुकर में अवतल दर्पण का। और डॉक्टर जो है नाक, कान, गला इत्यादि जांच के लिए क्या करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग देखें कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम किस किस चीज में करते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम किन किन चीजों में करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो इसमें देखते हैं कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, एक स्ट्रीट लाइट में करते हैं, स्ट्रीट लाइट में करते हैं, स्ट्रीट लाइट में। और दूसरा देखा जाए इम्पोर्टेंट है जो कि साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो स्ट्रीट लाइट क्या होता है? तो जो गली में लगा हुआ लाइट रहता है उसको हम लोग स्ट्रीट लाइट कहते हैं। उस लाइट में जो जो है क्या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर क्या होता है? जब गाड़ी का हेडलाइट और साइड मिरर दोनों में अंतर है कि हेडलाइट तो आगे जो लाइट लगा हुआ रहता है वो, लेकिन आप देखे होंगे कि गाड़ी में एक ऐनक लगा हुआ रहता है, साइड में दोनों तरफ ऐनक लगा हुआ रहता है, जो कि साइड को देखने के लिए वो मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो उस मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं साइड मिरर में? और यहाँ पे क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। तो आप लोग अभी जस्ट पढ़ा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा होता है। कैसा होता है भाई? छोटा होता है। जब वस्तु जो पीछे से गाड़ी आती है तो वो दर्पण जो शो करता है, यानी कि जो दर्पण लगा हुआ रहता है तो पीछे वाला क्षेत्र एकदम छोटा दिखाता है, छोटा, जिससे उसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है, यानी पीछे वाला पूरा बड़ा क्षेत्र को दिखा देता है उत्तल दर्पण जी। इसी कारण से यहाँ पे क्या साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका जो है विस्तृत क्षेत्र होता है। क्या होता है? विस्तृत क्षेत्र का मतलब कि विस्तृत क्षेत्र जो है, विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है इसमें, क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी को छोटा में दिखा देता है। इसी कारण से इसको साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया। और इसी में एक दो क्वेश्चन और फंसते हैं क्या, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें हम बता देते हैं क्या होते हैं, जो कि हम आगे नहीं बताए थे। अवतल दर्पण को देखा जाए, अवतल एक होता है उत्तल, अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल को क्या कहते हैं? तो अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, अपसारी। और यही जब लेंस वाला चैप्टर पढ़ाई होगा तो लेंस में ये दोनों उलट जाएगा, उत्तल को अभिसारी लेंस और अपतल को अपसारी लेंस कहा जाएगा, लेकिन वहाँ उसी समय पढ़ेंगे हम लोग। तो अपतल को अभी हम याद रखें कि अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि अवतल दर्पण को आखिर अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो अवतल दर्पण का हम फिगर छापते हैं। तो अवतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है, ठीक है। जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है, देखिए यहाँ से गुजरते हैं, जब प्रकाश की किरण होती थी फोकस होकर गुजरेगा, यहाँ पे फोकस है, और यहाँ से भी अगर समांतर देखा जाए कि प्रकाश आने वाली किरण पड़ेगी तो यहीं पे, यानी जितना भी समांतर आएगी वो एक बिंदु पर जमा कर देगी। देखिए एक बिंदु पर जमा कर देंगे, यानी आने वाली प्रकाश को अवतल दर्पण क्या करता है? दर्पण से जब प्रवर्तन होता है आपतित किरण, यानी अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर जमा कर देती है। इसी वजह से इसको हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। और यही अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो इसका जो है प्रवर्तक सतह उभरा हुआ होता है। और जैसे ही हम यहाँ से इस प्रकार से ले जाते हैं तो ये तो इस प्रकार से फैला देती है, प्रकाश को क्या करती है?
फैला देती है, इस प्रकार से फैला देती है। ठीक है, गुजरती तो है फोकस से ही, गुजरती है तो फोकस से ही, लेकिन एक ये जो है उत्तल दर्पण क्या करता है, तो आने वाली जो प्रकाश की किरण है उसको फैला देती है। देखिए यहाँ पे दर्पण से प्रवर्तन हुआ, उसके बाद ये इधर चला गया, फैल गया, और इधर से भी ये फैल गया। तो ये फैलाने के कारण इसको आप सारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अब अपसारी दर्पण कहते हैं। और एक इसमें और है थोड़ा सा, चिन्ह परिपाटी की क्या होता है, चिन्ह परिपाटी। उसके बाद हम आवर्धन और जो दो क्वेश्चन बचा हुआ है, आप क्या बोलते हैं उसको, दर्पण सूत्र और वक्रता केंद्र तथा त्रिज्या में संबंध पढ़ाना है। तो आज चिन्ह परिपाटी के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या होता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हमें मान लेते हैं कि यहाँ पे जब कोई दर्पण रखेंगे, चाहे अवतल रखें या उत्तल रखें, ठीक है, तो ये ध्रुव होता है। तो ध्रुव से जो ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर जो दूरी मापते हैं हम लोग, ध्रुव से ऊपर वाली जो दूरी होती है वो क्या होती है, तो पॉजिटिव, उसको हम लोग धनात्मक रखते हैं। ठीक है, धनात्मक, धनात्मक होती है। अगर वो नीचे जाती है तो वो दूरी जो होती है वो ऋणात्मक में मेजर किया जाता है, यानी ऋणात्मक मापा जाता है। अगर हम ये साइड, दाहिना साइड जाते हैं, लेफ्ट सॉरी राइट, राइट की साइड जाते हैं, तो भी हम लोग पॉजिटिव, धनात्मक दूरी नापते हैं। कैसा नापते हैं, तो धनात्मक। कोई भी दूरी जो है वो कहाँ से, तो ध्रुव से मापा जाता है। कोई भी दूरी कहाँ से मापा जाता है, ध्रुव से। अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो ऋणात्मक हो जाता है दूरी, किस में मापा जाता है, तो धनात्मक, ऋणात्मक, क्या हो जाता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक। तो यही था चिन्ह परिपाटी, कि जब किसी भी ध्रुव से दूरी, कोई भी दूरी ध्रुव से मापा जाता है, और ध्रुव से अगर ऊपर की ओर जाएगी तो दूरी धनात्मक मेजर किया जाता है, अगर नीचे जाएगा तो ऋणात्मक, और अगर राइट साइड जाएगा तो धनात्मक, और लेफ्ट साइड जाएगा तो ऋणात्मक। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे क्लास को, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का जो है समाप्त हो जाएगा चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी है।